जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्ट्रा ब्रेन एकेडमी। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग या एंटी कैंसर ड्रग। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट्स था कि सर आप फार्माकोलॉजी सेमेस्टर थर्ड का फार्माकोलॉजी अपलोड करें, और बहुत से स्टूडेंट का रिटेक भी है फार्मा के पेपर में। और जो न्यू फ्रेश स्टूडेंट है, सेमेस्टर थर्ड का स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट हैं डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कराची से रिलेटेड, जितने भी स्टूडेंट है, आप लोगों का दोस्त है, कोलीग्स है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और दूसरी बात, अपने पास एक कापी और एक बॉल पॉइंट ज़रूर रखो। मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बताता हूँ, वो अपने पास नोट कर दें। जिस दिन पे आप लोगों का पेपर होगा उस दिन से पहले आप लोग वो दोबारा रिवाइज़ करें, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर ईजी हो जाएगा। और दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट को फार्माकोलॉजी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ फार्माकोलॉजी बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान ट्रिक से। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगी, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करता है। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग या एंटी कैंसर ड्रग। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग और एंटी कैंसर ड्रग ये दोनों सेम नाम है। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग को दूसरा नाम एंटी कैंसर भी कहते हैं, और तीसरा नाम उसको हम एंटी ट्यूमर कहते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग आप नाम से याद करना कि एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग वो ड्रग होता है जो कैंसर के ख़िलाफ़ यूज़ होता है। कैंसर के ख़िलाफ़ जो यूज़ करता है तो उसको हम एंटी कैंसर ड्रग कहते हैं। तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग से पहले आप लोगों को आना चाहिए कि व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर सबसे मोस्ट डेंजरस बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी काज करती है, डेथ काज करती है। और क्या है वो? कैंसर बीमारी है। कैंसर हमारे पास से ये अनकंट्रोल सेल अब ग्रोथ होता है। यहाँ पे डिफिनीशन में क्या लिखा है? कैंसर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़। ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है? अनकंट्रोल ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल। इसमें ये होता है कि इसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होता है सेल का। हमारी बॉडी में जितने भी सेल है, जितने भी खुलिये है, वो एक स्पेसिफिक रेंज पे एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म के थ्रू वो डिवाइड होता है। एक सेल से दो सेल बनता है, दो सेल से फोर सेल बनता है, फिर फोर सेल से एट सेल बनता है। ऐसे एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म के थ्रू उसका डिवीजन होता है, जिसको माइटोसिस कहते हैं। लेकिन कैंसर बीमारी में ये होता है कि ये जो रेगुलेशन होता है सेल की, माइटोसिस जो होता है, एक से दो बनता है, दो से चार, ये अनकंट्रोल होता है। जब ये अनकंट्रोल हो जाती है और इससे ये ग्रोथ करता है, एक जगह से दूसरी जगह में स्प्रेड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैंसर कहते हैं। फिर कैंसर हमारे पास दिस सेल कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यू। ये सेल जब जिन सेल को कैंसर हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है? ये इन्वेड हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है दूसरी पार्ट्स को। सबसे पहले मेटास्टेसिस यहाँ पे आती है। मेटास्टेसिस कैंसर के टाइप में आती है। कैंसर के दो टाइप्स है, ये याद करना। कैंसर के दो टाइप्स है, एक बिनाइन कैंसर है, दूसरा है मेलिग्नेंट कैंसर है। बिनाइन कैंसर जिसको शरीफ कैंसर भी कहते हैं, जब किसी पार्ट को हो जाती है बिनाइन कैंसर, उन पार्ट से फिर स्प्रेड नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह में स्प्रेड नहीं होते, तो उसको हम बिनाइन कहते हैं। और दूसरा मेलिग्नेंट कैंसर है। मेलिग्नेंट कैंसर जो होता है ये स्प्रेड होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स को। तो मेलिग्नेंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बिनाइन भी है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि बिनाइन कैंसर जो होता है ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन बिनाइन कैंसर जो होता है ये डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिनाइन कैंसर ब्रेन में है तो सबसे ख़तरनाक बिनाइन कैंसर है, ठीक है। तो बिनाइन कैंसर भी ख़तरनाक है, लेकिन ये डिपेंड करता है लोकेशन पे कि कहाँ पे बिनाइन कैंसर है, ठीक है। तो कैंसर की दो टाइप है, बिनाइन और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट की मेटास्टेसिस होता है, एक जगह से दूसरी जगह में स्प्रेड होता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, एक पार्ट से दूसरी पार्ट्स को क्या होता है? स्प्रेड होता है। इसके बाद नॉर्मली सेल ग्रोथ एंड डिवीजन टाइटरी रेगुलेटेड। नॉर्मली सेल ग्रोथ जो होता है एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है। एंड कैंसर जेनेटिक म्यूटेशन डिस्टर्ब द बैलेंस लीडिंग टू एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन। और कैंसर में ये होता है कि इसमें जेनेटिक म्यूटेशन आ जाती है, इसकी वजह से इसका बैलेंस क्या हो जाती है? ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन होता है। अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन का मतलब है कि सेल डिवाइड हो जाती है, मतलब अनकंट्रोली डिवाइड होता है, तो उसको हम प्रोलिफरेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारे पास नॉर्मल सेल यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे कैंसर सेल लिखा है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मल सेल में क्या होता है? ग्रोथ एंड डिवाइड इन ऑर्डरली मैनर। एक आर्डर के थ्रू इसमें डिवाइडिंग होता है नॉर्मल सेल में। और कैंसर सेल में होता है, क्या होता है? डिवाइड अनकंट्रोल।
मैंने बताया था कि कैंसर सेल जो होता है इसमें जितने भी सेल डिवीजन होता है ये अनकंट्रोल होता है, ठीक है। रिस्पांस टू ग्रोथ रेगुलेटेड सिग्नल, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ रेगुलेटेड सिग्नल होता है। जो कैंसर सेल जो नॉर्मली सेल जो डिवाइडिंग होता है जिसको माइटासिस कहते हैं, एक सेल से 2 सेल बनता है, फिर 2 से 4 बनता है, तो इस टाइम पे सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है, ग्रोथ रिसेप्टर पे ग्रोथ फैक्टर काम करता है, ठीक है। तो रिस्पांस टू ग्रोथ रेगुलेटिंग सिग्नल, जो रेगुलेटिंग सिग्नल आता है ग्रोथ फैक्टर की बात करता है, तो उसको रिस्पांड देता है नॉर्मल सेल, ठीक है। इग्नोर नॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म, इसमें कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल में ग्रोथ का जो रिसेप्टर होता है वो नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अंडरगो एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ डैमेज, नॉर्मल सेल में क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ, जब किसी सेल बूढ़ा हो जाती है, वो अपना काम नहीं कर सकता है, तो फिर उसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है, नॉर्मल सेल की बात करता है। इवार्ड एपोप्टोसिस एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग, इसमें एपोप्टोसिस भी होता है, कंटिन्यू डिवीजन भी होता है, उसमें कैंसर सेल की बात करता है। स्टे विद इन टिश्यू बाउंड्री, इसमें कोई बाउंड्री होता है, नॉर्मल सेल की बात करता है। इन्वाइडिंग सराउंडिंग टिश्यू एंड मेटास्टेसिस, और इसमें क्या होता है, इसमें सराउंडिंग टिश्यू जितने भी है उसमें क्या होता है, स्प्रेड होता है, कैंसर सेल की बात करता है। और इसके बाद हमारे पास इटियोलॉजी काजेज, इटियोलॉजी आप कैंसर की काजेज क्या है, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कैंसर किस वजह से होते हैं। तो सबसे पहले जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब ये है कि अल्टरेशन इन द DNA, जब DNA में चेंजिंग आ जाती है, DNA के बाद यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बताता हूँ, 2 जीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से कैंसर काज होता है। एक हमारे पास प्रोटोअनकोजिन है। प्रोटोअनकोजिन क्या होता है, एक जीन होता है जो क्या होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, DNA के ऊपर, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो प्रोटोअनकोजिन ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब अनकोजिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये क्या काज करती है, ये कैंसर काज करती है। दूसरा हमारे पास दूसरा पॉइंट नोट करना, दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है ये एक्टिव फॉर्म में होता है सेल के अंदर। जब ये इनएक्टिव हो जाती है तो फिर क्या काज करती है, सेल में अल्टरेशन आ जाती है, DNA में अल्टरेशन आ जाती है, तो इसकी वजह से कैंसर काज होती है। ये मैंने बताया था आप लोगों को, प्रोटोअनकोजिन और दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसका काम क्या है, ये हम कैंसर से प्रिवेंशन का काम करता है। ये नॉर्मली सेल का प्रिवेंशन करता है कैंसर से। जब इनमें किसी भी जीन में मसला आ जाती है, प्रोटोअनकोजिन कन्वर्ट हो जाती है अनकोजिन में, तो ये कैंसर काज करती है। या ट्यूमर सप्रेशन जीन जो एक्टिव फॉर्म में होता है, ये इनएक्टिव हो जाती है, तो फिर उन सेल को क्या हो जाती है, कैंसर काज हो जाती है। तो जेनेटिक म्यूटेशन में जब DNA में अल्टरेशन आ जाती है ड्यू टू इनहेरिटेंस की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, तो इसकी वजह से कैंसर काज होती है। दूसरा हमारे पास कार्सिनोजिन है। कार्सिनोजिन जब हमारे पास टोबैको, स्मोक या एस्बेस्टो या एफ्लाटॉक्सिन, हमारे पास कोई भी केमिकल लोग नशा करता है तो इसकी वजह से भी होता है। रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन अल्ट्रावायलेट की वजह से भी हो सकता है, आयोनाइजेशन रेडिएशन की वजह से भी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वायरस एंड इन्फेक्शन की वजह से, HPV वैक्सीन जो लगाते हैं ये इन वायरस के लिए लगाते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये फीमेल में क्या काज करती है, ये फीमेल में सर्विक्स कैंसर काज करती है। ये पॉइंट्स याद करना, ठीक है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या काज करती है, फीमेल में सर्विक्स का कैंसर काज करती है। हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। NC एप्स्टेन बेर वायरस, और ये भी याद करना, ये क्या काज करती है, ये बोर्केट लाइम्फोमा कैंसर काज करती है, ठीक है। वायरस एंड इन्फेक्शन में हमारे पास ये 2 याद करना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और दूसरा एप्स्टेन बेर वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है ये सर्विक्स का कैंसर काज करती है। दूसरा एप्स्टेन बेर वायरस क्या करता है, ये बोर्केट लाइम्फोमा होता है, बच्चों में ये ज़्यादा वो काज करती है। लाइफस्टाइल फैक्टर में हमारे पास क्या आता है, डाइट आती है, ओबेसिटी की वजह से भी होता है कैंसर, अल्कोहल की वजह से भी होता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी लोग नहीं करता है तो इसकी वजह से भी कैंसर काज होती है। हार्मोनल या इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर की वजह से भी होता है, जिसमें हमारे पास हार्मोन की इम्बेलेंस आ जाती है या इम्यूनो सप्रेशन हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, वो सप्रेस हो जाती है, तो इसकी वजह से भी कैंसर काज होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इटियोलॉजी काजेज है किसकी, कैंसर की। इसके बाद हमारे पास डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग का डिफिनीशन क्या है। तो एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, ये कीमोथेराप्यूटिक एजेंट है
ठीक है। यूज़ टू इनहिबिट, ये हम यूज़ करता है इनहिबिशन के लिए। किसकी इनहिबिशन के लिए? डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर सेल। जो मैलिग्नेंट सेल होता है, जो सेल डिवीजन होता है, जिन सेल का डिवीजन होता है, जिसको मैलिग्नेंट सेल कहते हैं या कैंसर सेल कहते हैं, उनका ग्रोथ क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय करता है या इनहिबिट करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग। एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग का काम याद करना कि इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है या डिस्ट्रॉय करता है वो सेल जिनका क्या होता है? मैलिग्नेंट, जो मैलिग्नेंट सेल होता है, जिनका रैपिडली डिवीजन होता है हमारी बॉडी में, वो क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय करता है, वो इनहिबिट करता है। दे वर्क बाय इंटरफियरिंग विद सेल डिवीजन। ये कहाँ पे काम करते हैं? ये इंटरफियर करता है सेल डिवीजन जो होता है। सेल डिवीजन सेल की डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें हमारे पास डीएनए के सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है और अदर वाइटल प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर कैंसर सेल सर्वाइवल। इसमें जितने भी ड्रग है ये इंटरफियर करता है सेल डिवीजन में, डीएनए सिंथेसिस में। इसकी वजह से सेल का ग्रोथ क्या करता है? वो इनहिबिट करता है। इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग में हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन ब्रॉडली क्लासिफाई है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू और केमिकल स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट है। अल्काइलेटिंग एजेंट से मैं आप लोगों को पहले एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बताता हूँ कि इसमें एमसीक्यूज़ कैसा आता है। तो अल्काइलेटिंग एजेंट में हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है अल्काइलेटिंग एजेंट की। तो अल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये वो केमोथेराप्यूटिक एजेंट है, एंटी कैंसर और ड्रग है जो एक्ट बाय एडिंग अल्काइल ग्रुप। ये क्या करता है? ये अल्काइल ग्रुप क्या करता है? ये ऐड करता है, किसके अंदर ऐड करता है? डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। डीएनए आप सबको पता है कि डीएनए कहाँ पे होती है? डीएनए सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है और डीएनए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल डिवीजन में, ठीक है। तो ये क्या करता है? अल्काइलेटिंग एजेंट में जितने भी ड्रग है, साइक्लोपास्पमाइड है, आईपास्पमाइड है, क्लोरम्ब्यूसिल है, मेलपालान है, सिस्प्लाटिन है, ये क्या करता है? ये अल्काइल ग्रुप जो होता है CH2 - CH2 जो होता है, ये क्या करता है? ये ऐड करता है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। जब डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ये अल्काइल ग्रुप ऐड करता है तो इसकी वजह से क्या होता है? लीडिंग टू डीएनए डैमेज। तो इसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाती है। जब डीएनए डैमेज हो जाती है तो इसकी वजह से दैट प्रिवेंट सेल डिवीजन एंड काज सेल डेथ। तो इसकी वजह से उसका डिवीजन क्या होता है? वो प्रिवेंट हो जाती है, मतलब एक सेल से दूसरा दो में कन्वर्ट हो जाती है, वो क्या होता है? वो प्रिवेंट हो जाती है। तो इसकी वजह से सेल क्या होता है? वो डेथ हो जाती है। दे आर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट। और ये भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि अल्काइलेटिंग एजेंट जो ड्रग है ये हमारे पास सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट है। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट का मतलब क्या है? हमारे पास जितने भी ड्रग है एंटी कैंसर ड्रग, इसमें दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में दो कैटेगरी आती है। एक सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग। सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग का मैकेनिज्म ये है कि जो सेल का जो डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन हमारे पास माइटोसिस, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा एनाटमी। माइटोसिस जो होता है सेल में हमारे पास इंटरपेज होता है और एम पेज होता है। इंटरपेज में हमारे पास G1 पेज होता है, फिर S पेज होता है और G2 पेज होता है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? एम पेज होता है, एना पेज है, टोले पेज है, ठीक है। इन पेज के थ्रू सेल का डिवीजन होता है। जो ड्रग हमारे पास इन पेज के अंदर काम करता है, जो स्पेसिफिक पेज के अंदर काम करता है, फॉर एग्जांपल इस पेज जो होता है, इस पेज है, G1 पेज है या G2 पेज है। जिन ड्रग S1 पे, इस पेज पे काम करता है तो उसको हम सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग बोलते हैं, सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट बोलते हैं। और जो ड्रग, मतलब जिन ड्रग का स्पेसिफिक हिस्सा मालूम नहीं है कि उन स्पेसिफिक पेज पे काम करता है तो उसको हम सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में हमारे पास क्या आए थे? सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट आती है, ठीक है। इसमें जितने भी ड्रग है, साइक्लोपास्पमाइड है, आईपास्पमाइड है, ये सारे हमारे पास क्या है? ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? वो मतलब मालूम नहीं है कि वो कौन सी जगह में काम करता है, लेकिन बस ये याद करना कि ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उनमें क्या करता है? अल्काइल ग्रुप ऐड करता है। इसके बाद फ्रॉम मीनिंग दे एक्ट ऑन सेल इन ऑल स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। इसका मतलब ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये कि ये एक्ट करता है ऑल स्टेजेस में,
आर स्टेजेस मैंने बताया था कि सेल डिवीजन जो होता है, माइटोसिस जो होता है, एंटरपेज होता है, एम पेज होता है, ठीक है। एंटरपेज में हमारे पास G1 पेज होता है, एस पेज होता है, G2 पेज होता है, और इसके साथ एनापेज है, टेलोपेज है, मेटापेज है। इन सारे पेज के अंदर, इन सारे पेज पे जब एक करता है तो उसका मतलब ये कि सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एजेंट है। इसमें हमारे पास आर लिखा है फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड विद डीएनए। ये डीएनए का साथ क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है इसकी वजह से, तो इनमें प्रिवेंट डीएनए रिप्लिकेशन। तो इसकी वजह से डीएनए का जो रिप्लिकेशन हो जाती है, रिप्लिकेशन होता है, वो क्या हो जाती है, वो प्रिवेंट हो जाती है। जब डीएनए का रिप्लिकेशन प्रिवेंट हो जाती है तो इसकी वजह से सेल क्या होता है, वो डेथ हो जाती है। हाँ, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल याद करना कि इसमें कौन कौन से ड्रग है अल्काइलेटिंग एजेंट में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बताता हूँ, दिखाता हूँ कि इनसे आप सारे ड्रग याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आती। ये ट्रिक याद करना, इफ बस और नॉट प्रेजेंट टेक माई साइकिल। इन ट्रिक से आप सारे ड्रग अल्काइलेटिंग एजेंट याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये नोट्स मैंने लिखा है एंटी कैंसर ड्रग का। तो मैं आप लोगों को अपना नंबर, व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में सेंड करता हूँ, ठीक है। उन पे आप मैसेज कर दें। मैं व्हाट्सअप के ग्रुप है और 3rd बैच का, तो मैं आप लोगों को ऐड करता हूँ और उनमें फिर ये नोट्स मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो इनसे आप सारे ड्रग याद करो। इफ़ बस नॉट प्रेजेंट टेक माई साइकिल। इफ़ का मतलब है आइपासपामाइड है, बस का मतलब है बोसल्पान है, नाट का मतलब है नाइट्रोसोरियाजा। इसमें हमारे पास कार्मास्टिन आता है, लोमस्टिन आता है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब है प्रोकार्बाजिन आती है, टेक का मतलब है तुमोजुलमाइड आती है, माई का मतलब है मेलपालान है, मेक्लोरिथमाइन है, और साइकिल का मतलब है साइक्लोपासपामाइड है और सिस्प्लाटिन है, ठीक है। ये नाम याद करना। ये इसमें हम सिक्यूज ऐसे आ सकती है कि क्लोरम ब्यूसिल जो होता है ये कौन सी ड्रग से बिलोंग करता है, या मेलपालान जो होता है ये हमारे पास कौन सी ड्रग से बिलोंग करता है, ठीक है। सिस्प्लाटिन में हमारे पास कौन कौन से ड्रग आती है, कार्बोप्लेटिन है, एक्जेलोप्लेटिन है, ये प्लेटिनम कंपाउंड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये नाम, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना। दूसरा हमारे पास ये एडवर्स इफेक्ट, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी पेपर में भी आया था ये कि साइक्लोपासपामाइड का एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो साइक्लोपासपामाइड का एडवर्स इफेक्ट हमारे पास हेमरेजिक सिस्टाइटिस है। ये ब्लडर का जो लाइनिंग होता है वहाँ पे ब्लीडिंग काज करता है, ठीक है। तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस ये हमारे, ये नोट्स करना कि ये साइक्लोपासपामाइड की वजह से होता है। इसके बाद हमारे पास इसका एडवर्स इफेक्ट माइलो सप्रेशन है, एलोपेशिया, नोजिया है और वोमिटिंग है, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये याद करना, अल्काइलेटिंग एजेंट से पहले हम जितने भी एंटी कैंसर ड्रग देते हैं एंटी कैंसर वाली मरीज़ को, तो उनका साइड इफेक्ट ये याद करना कि हमारी बॉडी में जितने भी मतलब रेपिडली ग्रोथ होता है, रेपिडली डिवीजन जिन सेल का होता है, तो उन पर भी इफेक्ट करता है। जैसे कि कोई भी कैंसर वाली मरीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि वो कैंसर की दवाई खाते हैं तो इनकी वजह से उनका बाल गिरते हैं। वो क्यों गिरते हैं, क्योंकि फॉलिकल जो होता है उनका डिवीजन बहुत जल्दी होता है, तो इसकी वजह से वो दवाइयाँ क्या करता है, उन फॉलिकल पे इफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से उन बंदे का बाल क्या होता है, गिरते हैं। इसके बाद उसको नोजिया वॉमिटिंग, आपने शायद तो सुना होगा कि सबसे कॉमन काज नोजिया वॉमिटिंग और एंटी कैंसर का साइड इफ़ेक्ट है। ये क्या है कि हमारे जो म्यूकोसा लाइनिंग है, जीआईटी ट्रैक्ट में जो म्यूकोसा लाइनिंग है उसका डिवीज़न बहुत जल्दी होता है, बहुत रैपिडली होता है, तो उन पर भी इफेक्ट करता है। तो ये याद करना कि एंटी कैंसर ड्रग जो होता है ये ओनली कैंसर ड्रग पे, ये ओनली कैंसर सेल पे काम नहीं करता है, उन सेल पे काम करता है जिन सेल का डिवीज़न क्या होता है, वो रैपिडली होता है, ठीक है। इसके बाद ये वाले अल्काइलेटिंग एजेंट बताया था कि अल्काइलेटिंग एजेंट में अल्काइल ग्रुप है और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, अल्काइल ग्रुप ऐड होता है CH2, तो इसकी वजह से उसका क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। जब क्रॉसिंग लिंकिंग हो जाती है तो उसका रिप्लिकेशन नहीं होता है। जब रिप्लिकेशन नहीं होता है तो इसकी वजह से सेल का क्या होता है, वो डेथ काज हो जाती है। हाँ, दूसरा हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट है। एंटी मेटाबोलाइट हमारे पास सेल साइकिल स्पेसिफिक है। मैंने बताया था कि याद करना कुछ ड्रग हमारे पास नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक है और कुछ जो होता है वो सेल साइकिल स्पेसिफिक है। सेल साइकिल स्पेसिफिक का मतलब है मैंने जो पेज बताया था, एंटर पेज है, एस पेज है, G1 पेज है, G2 पेज है, उन स्पेसिफिक पेज पर जो काम करता है उसको हम सेल साइकिल स्पेसिफिक कहते हैं। तो एंटी मेटाबोलाइट जो होता है हमारे पास सेल साइकिल स्पेसिफिक पेज है। ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना कि एंटी मेटाबोलाइट ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, ये हमारे पास क्या करता है, इंटरफियर करता है विद द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो होता है न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास DNA है और RNA।
आरएनए का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका जो न्यूक्लिक एसिड, इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसमें क्या करता है, इंटरफियरिंग करता है। इसका मिमेकिंग जो होता है, नेचुरलिंग अकरिंग, वो क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है। दे इनहिबिट सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन और ग्रोथ क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। मेनली अफेक्टिंग रैपिडली डिवाइडिंग सेल, ये कहाँ पे मेनली काम करता है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल पे, जैसे कि सच एस कैंसर सेल पे काम करता है, बोन मेरो में काम करता है। बोन मेरो में जो सेल होता है वो रैपिडली उसका डिवीजन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो इसकी वजह से बोन मेरो सप्रेशन मैंने जो साइड इफेक्ट बताया था आपको, ये ओनली कैंसर सेल पे काम नहीं करता है, ठीक है, ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल पे काम करता है। बोन मेरो, इसमें बोन मेरो भी आता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जिसकी वजह से क्या होता है, मरीज को वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग साइड इफेक्ट होता है, तो ये इसकी वजह से, ठीक है। हाँ, इंटरफियर विद डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस, ये डीएनए और आरएनए का जो सिंथेसिस होता है उनके साथ क्या होता है, वो इंटरफियर होता है और डिस्टर्ब करती है। मिमिकिंग नेचुरल मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये याद करना। सब क्लासेस में हमारे पास कौन कौन सा एग्जाम्पल है, फोलिक एसिड एनालॉग और पायरामाइडिन एनालॉग और प्योरिन एनालॉग, ये याद करना। फोलिक एसिड एनालॉग में हमारे पास मेटोट्रेक्सेट है और पेमेट्रेक्सेट है, यहाँ पे दूसरा मेंशन नहीं किया, मेटोट्रेक्सेट है और पेमेट्रेक्सेट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना, तो इसकी वजह से आप लोगों को फिर एंटी मेटाबोलाइट याद हो जाएगी। मेटोट्रेक्सेट ड्रग जो होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये DHFR जो होता है, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो होता है, वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। ये नोट्स करना अपने पास कि मेटोट्रेक्सेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये DHFR क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। DHFR जिसको डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं, ये क्या करता है, ये फोलिक एसिड कन्वर्ट करता है ट्राईपोलेट को, टेट्रापोलेट को क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। मेटोट्रेक्सेट क्या करता है, बस यही याद करना, DHFR जो होता है एंजाइम वो इनहिबिट करता है, तो इसकी वजह से फिर पायरामाइडिन और प्योरिन एनालॉग जो होता है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन, वो नहीं बनता है। जब वो नहीं बनता है तो इसकी वजह से फिर डीएनए और आरएनए नहीं बनता है, ठीक है। ये याद करना, नॉर्मली डीएनए जो बनता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है, इसमें हमारे पास पेंटोज शुगर होता है, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया था कि इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होता है। नाइट्रोजीनियस बेस, इसमें ये दो ड्रग जो होता है, यहाँ पे जो मेंशन किया है, पायरामाइडिन एनालॉग है। पायरामाइडिन में और प्योरिन एनालॉग में फ़र्क क्या है, प्योरिन एनालॉग में कौन कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस है, इसमें हमारे पास एडेनिन है और गवानिन है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना। प्योरिन एनालॉग में कौन कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस है, तो एडेनिन है और गवानिन है। पायरामाइडिन में हमारे पास साइटोसिन है और थाइमिन है। इसका जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। जब नाइट्रोजीनियस बेस नहीं बनता है तो इसकी वजह से डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस नहीं होता है। जब आरएनए और डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता है तो इसकी वजह से सेल का क्या होता है, वो डेथ हो जाती है। हाँ, फोलिक एसिड एनालॉग में याद करना, मेटोट्रेक्सेट है और पेमेट्रेक्सेट याद करना। पायरामाइडिन एनालॉग में हमारे पास 5 फ्लोरायूरासिल है और साइटार्बिन है, ये याद करना। प्योरिन एनालॉग में हमारे पास 6 मेरकाप्टोप्योरिन है और प्लोडार्बिन है, ठीक है। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास इसका क्या है, बोन मेरो सप्रेशन है। मैंने बताया था कि बोन के अंदर, बोन मेरो में जो आरबीसी बनता है, सील और डब्ल्यूबीसी बनता है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है उसका डिवीज़न बहुत ज़्यादा होती है, रैपिडली उसका डिवीज़न होता है, तो इसकी वजह से वो क्या करता है, वो डैमेज करता है, तो इसकी वजह से बोन मेरो सप्रेशन होता है। म्यूकोसाइटिस काज करती है, ठीक है। स्टोमाटाइटिस माउथ में जो म्यूकोसा लेयर होता है, ठीक है, और हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करती है। इसका एडवर्स इफेक्ट याद करना, एंटी मेटाबोलाइट का एडवर्स इफेक्ट ये है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक वाली एंटीबायोटिक नहीं है जो हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करता है, ठीक है, ये अलग है। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक हमारे पास साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग है। साइटोटॉक्सिक यहाँ पे मैं और भी थोड़ा डीपली आप लोगों को बताता हूँ कि साइटोटॉक्सिक वाली यहाँ पे क्या लिखा है। तो कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन याद करना कि इसका क्लासिफिकेशन 3 तरह होता है। एक हमारे पास साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग है, दूसरा हमारे पास साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर, हमारे पास यही मैंने जो बताया था आपको
जिसमें हमारे पास अल्कलाइटिंग एजेंट है, साइक्लोपास्माइड है, आईपास्माइड है, क्लोरम्ब्यूसिल है, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। ये हमारे पास साइटोटॉक्सिक ड्रग में आता है। ये एंटी ट्यूमर भी हमारे पास किस में आती है? साइटोटॉक्सिक ड्रग में आती है। दूसरा हमारे पास दूसरा कैटेगरी जो एंटी कैंसर का होता है वो हमारे पास टारगेटेड थेरापी है। टारगेटेड थेरापी का मतलब ये कि वो ड्रग, वो कैंसर ड्रग जो स्पेसिफिक प्रोटीन का जो रिसेप्टर होता है उन पे काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टारगेटेड थेरापी कहते हैं। टारगेटेड थेरापी जो होता है वो रेपिडली सेल डिवीजन में रेपिडली सेल डिवाइडिंग पे जो इफेक्ट करता है उस पे नहीं करता है। ओनली साइटोटॉक्सिक ड्रग जो होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी में जितने भी सेल का जो रेपिडली डिवाइडिंग होता है वो क्या करता है? वो डैमेज करता है, वो ख़राब करती है, वो स्टॉप करता है। लेकिन टारगेटेड थेरापी में जो प्रोटीन के लिए, प्रोटीन पे जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है उन पर जो काम करता है वो रेपिडली सेल क्या करता है? वो इनहिबिट नहीं करता है। तीसरा क्लासिफिकेशन हार्मोन थेरापी है। हार्मोन थेरापी का मतलब ये कि हार्मोन की वजह से कोई कैंसर आ जाती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल में होता है वो एस्ट्रोजन की वजह से है, तो उसको हम हार्मोन थेरापी में आता है, ठीक है। तो ये तीन, और ब्रेस्ट हमारे पास एग्जांपल फीमेल का है, और मेल में जो एग्जांपल है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो किसकी वजह से आती है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक इस वजह से लिखे है कि एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक जो होता है ये हमारे पास साइटोटॉक्सिक में आती है। ये डिराइव होता है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से, एक बैक्टीरिया है उनसे डिराइव होता है। दे बाइंड डायरेक्टली टू डीएनए, इनहिबिट इट्स रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन। ये डायरेक्टली बाइंड होता है किससे? डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या करता है? वो इनहिबिट करता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए आप लोग माइटोसिस का वीडियो मैं अब इंशाल्लाह इस पे अलग वीडियो बनाता हूँ कि सेल कैसा डिवाइडिंग होता है, एक सेल से दो कैसा बनता है, फिर दो से तीन चार बनता है, ठीक है। तो इस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक क्या करता है? डीएनए का जो रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या करता है? वो इनहिबिट करता है, लीडिंग टू सेल डेथ। इसकी वजह से सेल क्या होता है? वो डेथ हो जाती है। दे आर नॉट यूज फॉर इन्फेक्शन। ये हम इन्फेक्शन के लिए यूज़ नहीं करता है। मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक ये हम इन्फेक्शन के लिए यूज़ नहीं करता है। दे आर यूज ओनली फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये सिर्फ हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। बाइंड टू डीएनए, ये डीएनए के साथ बाइंड हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस। जब आरएनए का सिंथेसिस नहीं होते तो इसकी वजह से डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल हमारे पास ये याद करना, डॉक्सोरिब्यूसिन है, डाउनरिब्यूसिन है, ब्ल्यूमाइसिन है, माइटोमाइसिन है। ये एमसीक्यूज़ के लिए ये एग्जाम्पल याद करना। इसमें एमसीक्यूज़ ऐसा आ सकता है कि ब्ल्यूमाइसिन कौन सी ड्रग से बिलोंग करता है? तो ब्ल्यूमाइसिन हमारे पास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक से बिलोंग करता है, ठीक है। माइटोमाइसिन जो होता है ये किससे बिलोंग करता है? ये एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक से बिलोंग करता है। और इससे हमारे पास ये एडवर्स इफेक्ट याद करना, ये हमारी पेपर में भी आया था कि डॉक्सोरिब्यूसिन कार्डियोटॉक्सिसिटी कौन सी ड्रग काज करती है? तो ये डॉक्सोरिब्यूसिन है और डाउनरिब्यूसिन है। ये याद करना कि कार्डियोटॉक्सिसिटी कौन सा ड्रग काज करती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, डॉक्सोरिब्यूसिन या डाउनरिब्यूसिन। दूसरा हमारे पास ब्ल्यूमाइसिन, पल्मोनरी फेब्रोसिस और पल्मोनरी फेब्रोसिस का भी याद करना कि वो कौन सा ड्रग है जो पल्मोनरी फेब्रोसिस काज करती है? तो हमारे पास क्या है? ब्ल्यूमाइसिन है। माइलो सप्रेशन काज करती है। ये तीन साइड इफेक्ट की किसकी? एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक की। इसके बाद हमारे पास माइटोटिक इनहिबिटर ड्रग है। माइटोटिक इनहिबिटर वो ड्रग जो प्लांट अल्कलॉइड पौधे से क्या है वो डिराइव क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना। माइटोटिक इनहिबिटर ये भी हमारे पास क्या है? ये भी स्पेसिफिक सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट है, क्योंकि इस ये क्या करता है? ये सिर्फ ओनली एम पेज जो होता है जिसको माइटोसिस भी कहते हैं उन पर काम करता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद करना कि माइटोटिक इनहिबिटर जो होता है ये सेल साइकिल स्पेसिफिक एजेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? माइटोटिक इनहिबिटर और एंटी कैंसर ड्रग, ये एंटी कैंसर ड्रग है, ये डिराइव होता है, ये नाम याद करना, अल्कलॉइड और प्लांट सोर्स अल्कलॉइड्स दिट्स ब्लॉक द सेल डिवीजन। ये क्या करता है? सेल का डिवीजन जो होता है माइटोसिस वो क्या करता है? वो ब्लॉक करता है बाय इंटरफियरिंग विद माइक्रोट्यूब्यूल फार्मेशन। ये इंटरफियर करता है माइक्रोट्यूब्यूल फार्मेशन से। माइक्रोट्यूब्यूल ये आप लोग माइटोसिस याद करना। माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है मेटाफेज में, टेलोफेज में, इसमें जो क्रोमोसोम डीएनए का जो क्रोमोसोम होता है उसका जो सेपरेशन करवाता है वो कौन करवाता है? वो माइक्रोट्यूब्यूल करवाता है, ठीक है। एक तरफ से राइट साइड पे और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे माइक्रोट्यूब्यूल होता है, वो क्या करता है? वो डीएनए का रिप्लिकेशन करवाता है। और माइटोटिक इनहिबिटर ड्रग जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल का क्या करता है?
उसका जो फॉर्मेशन होता है वो डिसेंबली करवाता है, वो मतलब डिस्टर्ब करता है, वो प्रिवेंट करता है। जब माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनता है तो इसकी वजह से सेल का डिवीज़न नहीं होता है। जब सेल का डिवीज़न नहीं होता है तो इसकी वजह से सेल क्या होता है, वो डेथ हो जाती है। तो ये बस याद करना कि माइटोटिक से मतलब माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। हाँ, दे आर सेल साइकिल स्पेसिफिक, ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है। मेनली एक्टिंग ड्यूरिंग द एम पेज पे ओनली काम करता है, जिसको माइटोसिस भी कहते हैं। मैंने इंटरपेज बताया था, एम पेज बताया था, ठीक है। इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल फार्मेशन, जो माइक्रोट्यूब्यूल फार्मेशन होता है वो इनहिबिट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल मैंने बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, ये डीएनए का रिप्लिकेशन करवाता है, सेपरेशन करवाता है क्रोमोसोम का, ठीक है। ड्यूरिंग माइटोसिस स्टॉप सेल डिवीजन इन माइटोसिस, तो इसकी वजह से माइटोसिस में सेल डिवीजन क्या होता है, वो स्टॉप हो जाती है। इसका एग्जांपल याद करना, इसमें दो क्लासिफिकेशन है, वेन का अल्कलाइड है और दूसरा टेक्सेन है। वेन का अल्कलाइड का नाम याद करना, वेनक्लस्टीन है, वेनब्लास्टीन है। ये याद करना कि वेनक्लस्टीन या वेनब्लास्टीन कौन सी ड्रग से बिलोंग करता है, तो ये वेन का अल्कलाइड से बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा ये याद करना, टेक्सिन में कौन कौन सा ड्रग है, तो पेक्लिटेक्सिल है और डोसीटेक्सिल है। पेक्लिटेक्सिल और डोसीटेक्सिल, वेनक्लस्टीन और वेनब्लास्टीन, ये नाम याद करना, ठीक है। हाँ, इसका एडवर्स इफेक्ट हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन सा ड्रग काज करती है, तो ये वेनक्लस्टीन है। EMCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे ड्रग का एडवर्स इफेक्ट याद करना। माइलोसेप्रेशन जो होता है वो वेनब्लास्टीन करवाता है, वेनक्लस्टीन जो होता है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाता है, और माइलोसेप्रेशन जो होता है वो वेनब्लास्टीन करवाता है। हाँ, इसके बाद हमारे पास टोपोआइसोमरेज है। टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर, ये भी क्या है, हाँ, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले टोपोआइसोमरेज होता क्या है। टोपोआइसोमरेज एक एंजाइम है, उसके दो टाइप है, टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2। उसमें ये इंटरफियर करता है, उनका फॉर्मेशन क्या करता है, वो इनहिबिट करता है। तो टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर आर एंटी कैंसर ड्रग, ये एंटी कैंसर ड्रग है दैट ये इंटरफियर करता है विद द एंजाइम टोपोआइसोमरेज 1 के साथ और 2 के साथ, विच इजेंशियल फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। ये किसके लिए इजेंशियल है, डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग माइटोसिस, जो एक सेल दूसरे सेल को डिवाइड होता है, उनमें हमारे पास डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए का रिप्लिकेशन के लिए ये दो एंजाइम क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2। तो ये क्या करता है, ये एंजाइम के साथ इंटरफियर करता है टोपोआइसोमरेज वाली ड्रग। ये नाम से याद करना, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर, मतलब टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर वो ड्रग होता है जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम को क्या करता है, वो ब्लॉक करता है। बाई ब्लॉकिंग दीज एंजाइम, जब ये एंजाइम ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से दीज ड्रग काज डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। लीड टू सेल डेथ, तो इसकी वजह से सेल का डेथ हो जाती है। रैपिडली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल, जो रैपिडली डिवाइडिंग ट्यूमर सेल में जो डिवीजन होता है, तो टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर, टोपोआइसोमरेज ड्रग का काम ये है कि इसमें जो टोपोआइसोमरेज 1 होता है, टोपोआइसोमरेज 2 होता है, एक एंजाइम होता है। नॉर्मली ये सेल डीएनए जो रिप्लिकेशन होता है उनमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये ड्रग का काम ये है कि ये एंजाइम क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। जब ये एंजाइम ब्लॉक करता है तो इसकी वजह से डीएनए का ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसकी वजह से सेल क्या होता है, वो डेथ हो जाती है। तो इनका डिवीजन क्या होता है, वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद इंटरफियरिंग विद एंजाइम, ये एंजाइम के साथ इंटरफियर हो जाती है टोपोआइसोमरेज 1 और 2 के साथ, और रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए क्वाइलिंग एंड अनक्वाइलिंग। डीएनए का जो क्वाइलिंग होता है, अनक्वाइलिंग होता है, मतलब आप खुद देख ले वीडियो उस पर कि डीएनए का माइटोसिस में कैसा एक से इसका सेपरेशन कैसा होता है, मतलब इसका रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गई। फिर टोपोआइसोमरेज क्या करता है, ये एंजाइम ब्लॉक करता है, तो इसकी वजह से डीएनए का क्वाइलिंग और अनक्वाइलिंग क्या हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसका एग्जांपल याद करना, इसमें कौन कौन सा एग्जांपल है। तो इसमें टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर में हमारे पास टोपोटिकेन और इरेनोटिकेन, ये हमारे पास 1 में आती है। ये याद करना कि टोपोटिकेन, इरेनोटिकेन, ये अभी मुझे याद है कि टोपोटिकेन हमारे एग्जाम में भी आया था और MCQs में, कि टोपोटिकेन हमारे पास टोपोआइसोमरेज 1 से बिलोंग करता है या 2 से बिलोंग करता है। तो टोपोटिकेन, इरेनोटिकेन, ये केन वाली सफिक्स से याद करना कि केन हमारे पास 1 में आती है टोपोआइसोमरेज 1 में, और टोपोआइसोमरेज 2 जो होता है इसमें जो सफिक्स हमारे पास साइड है, एटोपोसाइड है और टेनोपोसाइड है, ठीक है। तो याद करना कि टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर और टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर,
इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास बोन मैरो सेपरेशन करवाता है और डायरिया करवाता है। मेनली एरेनोटिकियन क्या करता है, ये डायरिया करवाता है, तो ये नोट्स करना। डायरिया कौन करवाता है, एरेनोटिकियन। इसके बाद हमारे पास हार्मोनल एजेंट है। हार्मोनल एजेंट वो ड्रग है, मैंने बताया था कि एंटी कैंसर ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने 3 क्लासिफिकेशन है उसका। पहले हमारे पास साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर है, दूसरा हमारे पास टारगेटेड थेरापी है, और तीसरा हमारे पास क्या है, हार्मोनल थेरापी है। हार्मोनल थेरापी क्या है, हार्मोनल थेरापी का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो इनकी वजह से जो कैंसर काज होती है, तो उसके लिए हम जो ड्रग यूज़ करता है तो उसको हम हार्मोनल एजेंट कहते हैं। तो हार्मोनल एजेंट आर एंटी कैंसर ड्रग, ये भी एंटी कैंसर ड्रग है जो इंटरफियर विद द हार्मोनल एक्टिविटी, जो हार्मोनल एक्टिविटी जो होता है उनके साथ इंटरफियर होता है। ब्लैक हार्मोन रिसेप्टर, ये क्या करता है, जो हार्मोन ज़्यादा एक करता है उनका जो रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, वो ब्लॉक करता है कैंसर सेल में। डिपेंड टू हार्मोन फॉर द ग्रोथ, जो हार्मोन ग्रोथ के लिए क्या होता है वो डिपेंड होता है, जिन हार्मोन की वजह से ग्रोथ क्या होता है वो ज़्यादा होता है, तो उनका जो रिसेप्टर होता है वो क्या करता है, वो ब्लॉक करता है, ठीक है। हाँ, दे डू नॉट डिस्ट्रॉय सेल डायरेक्टली, ये डायरेक्टली सेल डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ये क्या करता है, बट अल्टर हार्मोनल एक्टिविटी, लेकिन हार्मोन का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या करता है, वो अल्टर करता है, मतलब हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो ब्लॉक करता है। स्लोविंग और स्टॉपिंग सेल ग्रोथ, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेल का जो ग्रोथ होता है और सेल का तो इसकी वजह से सेल क्या होता है, उसका ग्रोथ स्लो हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। और यूज़ मेनली फॉर हार्मोन सेंसिटिव कैंसर, जैसे कि हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। ये मैंने बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर किसकी वजह से होता है, ब्रेस्ट कैंसर हमारे पास एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल में होता है। प्रोस्टेट हमारे पास कौन सी हार्मोन की वजह से होता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे एंटी एस्ट्रोजन में ये याद करना, टेमाक्सिपिन। ब्रेस्ट कैंसर में सबसे कॉमनली यूज़ हमारे पास कौन सी ड्रग है, तो टेमाक्सिपिन है, ये नाम याद करना, ये नोट्स करना, ठीक है, कि ब्रेस्ट कैंसर में कौन सा ड्रग यूज़ होते हैं, तो एंटी एस्ट्रोजन कैंसर वाली ड्रग है टेमाक्सिपिन। दूसरा हमारे पास एरोमाटेज इनहिबिटर है, एरोमाटेज में हमारे पास लेट्रोजोल है, एनास्ट्रोजोल है, ब्रेस्ट कैंसर और पोस्टमेनोपॉजल पेशेंट के लिए ये वाला ड्रग यूज़ करता है, लेट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल, ठीक है। इसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड एंटी एंड्रोजन क्या है, फ्लूटामाइड है, बेक्लूटामाइड है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। ये भी याद करना कि प्रोस्टेट कैंसर में कौन सी ड्रग यूज़ होता है, तो ये नाम याद करना, फ्लूटामाइड है, बेक्लूटामाइड है। इसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड में कौन से यूज़ होता है, तो प्रेडनिसोन है लाइम्फोमा और के ल्यूकीमिया के लिए। ये नाम याद करना कि ल्यूकीमिया कंडीशन में, ल्यूकीमिया कैंसर में और ल्यूकीमिया में इनमें कौन सा एंटी कैंसर ड्रग यूज़ होता है, तो इसमें प्रेडनिसोन कार्टिकोस्टेरॉइड यूज़ होता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसमें हमारे पास हार्ट फ्लैशेस आती है, ऑस्टियोपोरोसिस आती है और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ये हमारे पास क्या है, एडवर्स इफेक्ट के हार्मोनल एजेंट की, ठीक है। तो अभी तक ये काफ़ी है, दूसरी पार्ट्स में हम पार्ट बी कवर करेंगे। तो अभी तक वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।